ये कहानी है एक बहुत ही जिद्दी और बिगड़ैल लड़के की जिसका नाम है राहुल। राहुल जब 18 साल का था तो दोस्तों के बहकावे में आकर वो माता पिता से बहुत जिद करता था कि वो अपने आगे की पढ़ाई उनके साथ न्यूयॉर्क में जाकर करेगा और वहीं पर रहकर जॉब भी करेगा। इकलौती औलाद होने के कारण माता पिता उसे न्यूयॉर्क नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन राहुल माता पिता से जिद और लड़ाई करके घर से बिना बताए अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क चला जाता है। राहुल को इंडिया से न्यूयॉर्क आए हुए पूरे 12 साल हो गए थे। आज राहुल पूरे 32 साल का हो गया था। बाहर की दुनिया की ठोकरें खाने के बाद राहुल अब पहले जैसा नहीं था। वो बहुत ही जिम्मेदार और समझदार हो गया था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राहुल की बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई थी। घर से भाग जाने के कारण राहुल के पूरे 12 साल तक अपने माता पिता के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन आज वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पूरे 12 साल के बाद राहुल अपने घर शिमला अपने गांव कोटगढ़ लौटा था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पूरे 12 सालों के बाद अपने माँ और बापू से मिलूंगा और उनसे मिलकर अपनी की गई गलतियों के लिए माफी मांगूंगा। आखिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, अपने बच्चों की हर गलती को भूल समझकर माफ कर देते हैं। राहुल ने कुछ पुराने दोस्तों के कांटेक्ट नंबर निकाल लिए थे और उन्हें बता दिया था कि वो आने वाला है, क्योंकि राहुल के पास समय बहुत कम था। थोड़े दिनों की छुट्टी थी, इसलिए वो सबसे मिलकर खूब सारा एंजॉय करके अपने बूढ़े माता पिता को मनाकर अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने आया था। फिर राहुल अपने गांव पहुंचा। उसने देखा कि सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा है। राहुल ने गाड़ी वहीं छोड़ी और अपना एक बैग उठाया और घर की ओर पैदल ही चल पड़ा। आज मुझे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, चाहे पेड़ आए या पहाड़ आए, मैं अपने माता पिता से जरूर मिलूंगा। राहुल पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ता है। गांव की ओर राहुल के बढ़ते कदम उसे और ज्यादा एक्साइटेड कर रहे थे। वो देखता है कि उसके गांव में आस पड़ोस में सब बदल चुका था। कच्चे घरों से अब सभी के पक्के घर हो चुके थे। जिन्हें वो आंटी अंकल मौसी मौसा कहा करता था, वो जवान से अब बूढ़े हो चुके हैं। जो छोटे बच्चे वो अब जवान हो चुके हैं, जिन्हें राहुल पहचान भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी राहुल सबको देखकर बहुत खुश था। चलते चलते राहुल अपने घर के पास पहुंचता है। घर को देखकर राहुल की आंखें भर आती है, लेकिन राहुल हैरान था कि आसपास तो सब घर बदल चुके हैं, पर उसका घर बिल्कुल भी नहीं बदला है। जैसा घर वो छोड़कर गया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आज भी है। उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। जब वो छोटा हुआ करता था, कैसे आंगन में माँ बापू के आगे पीछे खेल कूद करता था। ये सोच सोच कर राहुल रोने लगता है। पुरानी यादों से बाहर निकलकर राहुल अपने घर के मेन गेट के पास आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी राहुल देखता है कि आसपास के सारे लोग उसे देखकर एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं और सारे उसे घूर रहे हैं। राहुल हैरान था कि ये लोग आखिर उसे घूर क्यों रहे हैं। अजीब बात है, ये सारे लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं। राहुल बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही राहुल पीछे मुड़ा कि तभी अचानक से राहुल के घर का मेन गेट अपने आप जैसे हवा के झोंके से खुल जाता है। राहुल खुला हुआ दरवाजा देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे अंदर से एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि राहुल की मां की थी। और ऐसा लगा जैसे वो आवाज ऊपर से उसके माता पिता के कमरे से आ रही है। राहुल ने जल्दी से अपना बैग उठाया और घर के अंदर चला जाता है और सीढ़ियां चढ़कर सीधा माता पिता के कमरे में जाता है। वहां राहुल देखता है कि उसका बूढ़ा बीमार पिता बिस्तर पर लेटे हुए हैं और साथ में उसकी मां बैठी हुई है। वो भी कमजोर और बीमार लग रही है। राहुल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और जाकर उनके गले से लग जाता है और उनसे माफी मांगता है। बहुत देर कर दी तुमने आने में, हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। कितने सालों बाद आज कलेजे को ठंडक मिली है तुमसे मिलकर। माँ बापू,
मुझे अपने किए के लिए बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दो। आप दोनों को मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं आप दोनों को अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों के बाद राहुल के माता पिता अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश थे। बीमार हालत में ही आज राहुल की मां ने अपने बेटे के लिए उसके मन पसंदीदा बहुत सारे पकवान बनाकर खिलाए। खाने के बाद राहुल अपनी मां के गोद में सर रखकर लेट जाता है। मां, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? मुझे पता था आप दोनों मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं रह सकते। थोड़ी देर के बाद माता पिता के साथ समय बिताने के बाद राहुल अब अपने कमरे में सोने के लिए आ गया था। अपने कमरे में आकर राहुल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी मां ने कमरे में सारी उसकी पसंद की चीजें रखी थी। उसके बचपन की उसकी फेवरेट बेडशीट, उसके फेवरेट कर्टन्स, गुलदस्ते, उसके पसंद के फूल। ये सब देखकर राहुल अपनी मां के लिए बहुत इमोशनल होता है। अब राहुल आकर अपने बेड पर सो जाता है। तभी आधी रात बीतने पर राहुल को अचानक से खांसी आती है और गला सूखने लगता है। राहुल उठकर देखता है कि जग में तो पानी ही नहीं है। पानी लेने वो किचन में आता है कि तभी उसकी नजर खिड़की के शीशे पर जाती है और वो देखता है कि जैसे खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ है। राहुल के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। वो बहुत घबरा जाता है। तभी उसकी नजर दूसरी खिड़की पर जाती है। वह खिड़की पर हाथों के साथ साथ किसी इंसान का साया भी दिखाई दे रहा था, जैसे कोई घर के अंदर झांक रहा हो। राहुल बहुत डर जाता है। डर के मारे वहां से भाग अपने कमरे में आ जाता है। सुबह उठकर जब राहुल अपने माता पिता से इस बारे में बात करता है तो उसके माता पिता उसे बताते हैं कि ये उनका पड़ोसी चंदू है, जिसके थोड़े दिन पहले पत्नी और बच्चे किसी हादसे में मारे गए थे। तब से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। रात को हर रोज वो किसी न किसी के घर में जाकर झांकता रहता है और कोई उसे कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि वो बेचारा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। तब जाकर राहुल राहत की सांस लेता है और सोचता है, मैं तो ऐसे ही घबरा गया था। आगे राहुल अपने माता पिता से बताता है कि वो बहुत सालों बाद इंडिया लौटा है, तो वो आज अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा एंजॉय करना चाहता है। तो उसके माता पिता उसे कहते हैं कि ठीक है, वो दोस्तों के साथ मिले, पार्टी भी करे, लेकिन रात को आने में देरी ना करे। उसे 12 बजे से पहले अपने घर लौटना ही होगा। क्यों बापू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे 12 बजे से पहले ही लौटना चाहिए, क्या कोई बात है क्या? आगे उसके बाबा बताते हैं कि जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी रास्ते से उसे घर लौटना पड़ेगा और वो रास्ता किसी खतरे से कम नहीं है। माता पिता की बात को मानता हुआ राहुल जल्दी घर लौटने के लिए मान जाता है। फिर राहुल अच्छे से तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही राहुल अपने गेट से बाहर निकलता है, फिर से आस पड़ोस के लोग एकदम से भीड़ लगाकर उसे घूरने लगते हैं। राहुल ये बात जानना चाहता था कि ये लोग आखिर उसे घूर क्यों रहे हैं, पर अभी वो पार्टी के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उन्हें इग्नोर करके वहां से पार्टी के लिए निकल जाता है। अब राहुल पार्टी में पहुंच चुका था। आज वो अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। सब लोग खूब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, शराब भी पीते हैं। तभी उनमें से राहुल का एक दोस्त उसे कहता है, राहुल, 12 बज रहे हैं यार, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। क्यों, तुम मुझे घर जाने को क्यों कह रहे हो? अभी तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिर तुम मुझे ही घर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? देख दोस्त, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस रास्ते से तुम यहाँ आए हो वहाँ पर एक ब्रिज पड़ता है। तुम्हें घर भी उसी ब्रिज के रास्ते से लौटना पड़ेगा, क्योंकि घर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। वो ब्रिज बहुत ही डरावना ब्रिज है। कुछ सालों पहले वहाँ पर एक बस का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। बस नीचे तालाब में गिर गई थी। उसमें बच्चों को मिलाकर 36 पैसेंजर्स थे। सारे के सारे लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे। कहते हैं तब से वहां पर रात को उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि उन सब की अकाल मृत्यु हुई थी। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, और रात को जिस किसी को भी उनकी आत्मा का सामना करना पड़ गया तो आत्माएं उसके पीछे ही पड़ जाती हैं। बस मैं तुम्हें इसलिए ही कह रहा था। रमन की बात सुनकर राहुल को माता पिता की बात भी याद आती है
कि उन्होंने भी राहुल को घर जल्दी लौटने के लिए कहा है। हाँ, शायद इसलिए माँ बापू ने मुझे घर जल्दी लौटने को कहा था। अब पार्टी छोड़ राहुल घर के लिए निकल पड़ता है। जब गाड़ी उस ब्रिज पर पहुंचती है तो गाड़ी के ठीक सामने राहुल को एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। राहुल सोचता है कि इतनी रात को इतनी छोटी सी बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे गाड़ी रोकनी चाहिए या नहीं, क्या करूं? अगर ये छोटी बच्ची किसी मुसीबत में होगी तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। राहुल एकदम से गाड़ी को उस लड़की के सामने ब्रेक लगाता है। डरते डरते गाड़ी से बाहर आकर उस छोटी सी बच्ची के पास आता है और उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। बच्ची उसका कोई जवाब नहीं देती है। वह बस नीचे बैठे हुए अपने मुंह को दबाकर जोर जोर से लगातार रोए जा रही थी। फिर राहुल ने डरते डरते उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि वो क्यों रो रही है। तब जाकर उस बच्ची ने राहुल की तरफ देखा और कहा, अंकल, मैं अपने मम्मी पापा के लिए रो रही हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं। बेटा, तुम मुझे बताओ, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ गए हैं? बच्ची राहुल का हाथ पकड़कर उसे ब्रिज के कॉर्नर पर ले जाती है और अपने हाथ से तालाब की ओर इशारा करते हुए दिखाती है कि उसके माँ बाप वहां पर है। राहुल जैसे ही तालाब की ओर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीचे तालाब में एक आदमी और एक औरत की डेड बॉडी बहुत बुरे हाल में पानी के ऊपर तैर रही थी। राहुल उन्हें देखकर बहुत घबरा जाता है। रुको बेटा, रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को बचाता हूँ, रुको। राहुल जैसे ही कपड़े उतारकर उस बच्ची के माता पिता को बचाने लगता है कि तभी वह बच्ची राहुल का हाथ फिर से पकड़कर ब्रिज के दूसरे कॉर्नर पर ले जाती है। रुको अंकल। क्या हुआ बेटी, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? अंकल, आप कितने को बचाओगे? बच्ची राहुल को तालाब के दूसरी ओर इशारा करती हुई दिखाती है। राहुल जब तालाब में देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब तालाब में उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिनमें कुछ बूढ़े, कुछ जवान और कुछ बच्चे थे। वहां से मुड़कर जब राहुल बच्चे की ओर देखता है तो बच्ची पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो एक भयानक प्रेत की तरह उसके सामने खड़ी थी। राहुल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगें काम नहीं कर रही थी। जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंचकर राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी चलाते टाइम राहुल को अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ आत्माएं ही आत्माएं दिखाई दे रही थी और रोड पर उसे खून ही खून दिख रहा था। बड़ी ही मुश्किल से राहुल अपने घर पहुंचता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। अपनी माँ को आवाज देता है, माँ बापू, दरवाजा खोलो जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल को दरवाजा खटखटाते हुए घंटे बीत गए थे, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। थक हार कर राहुल आखिरकार दरवाजे के पास नीचे बैठ जाता है और सोच रहा था कि उसके साथ ये आज क्या हो रहा है और आखिर उसके माता पिता उसकी आवाज सुनकर भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। तभी राहुल को अपनी आंखों में धुंधलापन महसूस होता है और उसे अंधेरे में कोई अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक आदमी राहुल के बहुत करीब आकर खड़ा हो जाता है और राहुल उठकर उसे पूछने लगता है कि वो कौन है। भाई, यही बात तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मैं अपने घर में खड़ा हूँ और यहाँ मेरे माँ बापू रहते हैं। आगे राहुल से उस आदमी ने जो कहा वो सुनकर राहुल तो सदमे में चला गया था। वो सोच रहा था कि मानो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल सोच रहा था कि वो हकीकत में है या फिर सपना ही देख रहा है। लेकिन भाई, ये घर तो 12 साल से बंद पड़ा है। इस घर में कोई नहीं रहता। तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। राहुल, तुम्हारे माता पिता उसी दिन सदमे से गुजर चुके थे जिस दिन तुम उन्हें यहाँ से छोड़कर चले गए थे। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ अपने माता पिता से मिला। मेरी माँ ने अपने हाथों से खाना बनाकर मुझे खिलाया। मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोया
और पिता के साथ रात भर पुराने किस्से याद किए। तुम मुझसे झूठ बोलते हो कि मेरे माता पिता मर चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जानते हो राहुल, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे बिना क्या हाल हुआ था। वो तुम्हारे लिए दिन रात तरसते थे और इसी उम्मीद में मर गए कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। राहुल, तुम्हारे माता पिता मर के भी कभी यहाँ से गए ही नहीं। उनकी आत्मा तुम्हारा इंतजार करते करते इसी घर में रह गई थी। हो सकता है तुम उनकी आत्मा से मिले हो और उसे हकीकत समझ बैठे हो। आगे वो आदमी राहुल को बताता है कि वो रोज रात को आकर घर की खिड़कियों से उसे झांका करता था और देखता था कि वो ठीक तो है ना। और सारे पड़ोसी भी उसे इसी वजह से घूरते थे, क्योंकि उसकी वजह से उसके माता पिता सदमे में आकर मर गए थे। राहुल इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था कि वो अपने माता पिता से यहाँ मिला है। वो अपने माता पिता को जिंदा साबित करने के लिए हर एक से मिलता है। उसने हर वो काम किया जिससे ये साबित हो कि उसके माता पिता जिंदा है, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। हर बार झूठा साबित हुआ कि ये सब उसका वहम है। उसके माता पिता जिंदा नहीं है। थक हार कर राहुल अब इस भ्रम से बाहर आ चुका था। माँ बापू मर कर भी आपको मेरी कितनी चिंता थी। दोस्त के घर जाने से पहले आप दोनों ने मुझे उस ब्रीज की आत्माओं से बचाने के लिए समय से घर लौटने के लिए कहा। भगवान किसी को भी मेरे जैसा निकम्मा बेटा ना दे किसी को। राहुल पश्चाताप की आग में जी रहा था। माँ बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को मानकर खामोशी को अपनाकर बस हमेशा के लिए एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लेता है। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।